व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज काफ़ी हार्ड वर्किंग डे रहा। हम लोगों ने आज PYQs करे फंडामेंटल्स के, देन वी कवर्ड चेंज इन PSR गुडविल, उसके बाद एडमिशन करा आपने वन शॉट, रिटायरमेंट करा वन शॉट, डेथ करा वन शॉट, एंड नाउ दिस इज द टाइम फॉर डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के बेसिक्स आपके सभी इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। इसके बाद हम करने वाले हैं, डिसोल्यूशन के बेसिक्स के बाद हम कवर करेंगे द क्वेश्चंस। तो एक बार सारे बड़े ध्यान से देखने हैं और पूरे वीडियो को देखने के बाद एक एक चीज कवर करो। कल हम इसके PYQs देखेंगे। चलिए लेट्स बिगिन। डिसोल्यूशन। अब जब भी हम डिसोल्यूशन की बात करते हैं तो डिसोल्यूशन में दो कॉन्सेप्ट हैं जो आपको ध्यान से देखने हैं। डिसोल्यूशन हमारे पास सबसे पहले होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और दूसरा होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और दूसरा होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, अब हमारे चैप्टर का क्या नाम है? हमारे चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सर ये पार्टनरशिप क्या है? फिर देखो, जब भी आपको कॉन्सेप्ट दिखेगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो वहां पे समझ जाना कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि एग्रीमेंट खत्म हो रहा है, पार्टनरशिप खत्म हो रही है, फर्म खत्म नहीं हो रही है। अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोई टर्म्स कंडीशंस पे एग्री नहीं कर पाते पार्टनर, या कोई और प्रॉब्लम आ जाती है, तो वहां पे पार्टनरशिप खत्म हो जाती है और नया एग्रीमेंट बनता है, नए टर्म्स के साथ चीजें फिर कंटिन्यू हो जाती हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बट जब मैं बात करूं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की, इसका मतलब यह है कि एग्रीमेंट तो खत्म हुआ ही हुआ, उसके साथ साथ फर्म भी गई, फर्म भी खत्म हो गई। सर जब फर्म खत्म हो जाती है तो इस केस में हमें क्या क्या करना पड़ता है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो हमें ध्यान से सीखने हैं? तो देखो, जब भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होगा ना, तो सबसे पहले माइंड में आना चाहिए कि सर लाइबिलिटीज का क्या करा जाएगा, क्योंकि जो फर्म चल रही है उसकी बहुत सारी लाइबिलिटीज होंगी। तो हमें क्या करना है? सभी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना है। लाइबिलिटीज को क्या करा जाएगा? पे ऑफ करा जाएगा। भाई अगर फर्म है तो फर्म के क्रेडिटर भी होंगे, फर्म के लोन्स भी होंगे, फर्म के कोई बैंक ओवरड्राफ्ट भी होंगे, फर्म के कोई बिल पेबल्स भी होंगे। तो अब जब फर्म ही बंद हो गई तो वो सब चुकाने हैं, तो आपको क्या करना होगा? उनका पेमेंट्स करना होगा। उसके बाद सर एसेट्स का क्या होगा? भाई एसेट्स बिकेंगे, एसेट्स टू बी सोल्ड ऑफ। एसेट्स अगर बिकेंगे तो ही तो हमारे पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो हम पे करेंगे। ऑल द एसेट्स आर टू बी सोल्ड ऑफ। हम उन सभी एसेट्स को बेचेंगे, जब एसेट्स बिकेंगे तो पैसा आने वाला है। सर अब एसेट्स में दो प्रकार के एसेट्स होते हैं, जितने भी एसेट्स हैं वो दो हैं। एक है हमारे पास टेंजिबल और एक है हमारे पास इनटेंजिबल। अब इसमें ये जो टॉपिक है ये न्यू है, मतलब ये मेरी पुरानी वीडियोस में अलग है और CBSE ने इस बार टॉपिक को चेंज करा है। तो टेंजिबल एसेट के केस में क्या करना है? टेंजिबल एसेट ऑलवेज टू बी सोल्ड। ऑलवेज टू बी सोल्ड। ऑलवेज टू बी सोल्ड का मतलब ये है कि या तो क्वेश्चन बोलेगा कि मेरी कोई जमीन पड़ी थी, ये लैंड इतने की बिकी, तो हम उतने की बेचेंगे। इन केस द क्वेश्चन इज साइलेंट, सपोज क्वेश्चन साइलेंट हुआ, तो हम उसको जीरो मान ले क्या? नहीं, हम उसको जीरो नहीं मानेंगे, हम उसको बुक वैल्यू पे सेल आउट करके आएंगे। ये बात याद रखना। और अगर वो इनटेंजिबल एसेट है तो या तो क्वेश्चन बताएगा कि सपोज गुडविल है, गुडविल इतने का बिका। अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो फिर हम उस गुडविल की वैल्यू जीरो मान लेंगे। यहां पे इस चैप्टर में गुडविल को भी बेचते हैं, क्योंकि फर्म बंद हो रही है तो गुडविल बिकेगी ना। यहाँ पे गुडविल राइट ऑफ करने वाला कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पे गुडविल भी एक नॉर्मल एसेट की तरह सेल ऑफ करी जाती है। ये चीजें जो मैं बोल रहा हूँ ये भी आप हिंदी में अपने नोट्स में लिखो, आपके काम आएगा। करेक्ट हो गया? बाकी अभी धीरे धीरे मैं आपको चीजें बताऊंगा। तो लाइबिलिटी का पेमेंट करना है, एसेट्स को बेचना है, ठीक है। उसके अलावा बैलेंस शीट में क्या होता है सर? उसके अलावा बैलेंस शीट में आपके पास रिजर्व्स होते हैं, है ना। जितने भी रिजर्व्स हैं वो सब डिस्ट्रीब्यूट होंगे, सारे के सारे रिजर्व्स क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पार्टनर्स में। इसके अंदर कोई 2-3 रेशियोज नहीं होती, एक ही रेशियो होती है, उसी में सब कुछ होने वाला है। तो सारे रिजर्व्स, क्योंकि फर्म बंद हो रही है तो पार्टनर रिजर्व क्या करेगा? घर लेके जाएगा। सभी रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। उसके अलावा सर कैपिटल जो होती है, कैपिटल का क्या करेंगे?
जब फर्म बंद हो रही है तो कैपिटल का क्या होगा, पार्टनर्स घर लेके जाएंगे, तो कैपिटल का हम क्या करते हैं, सेटलमेंट कर देते हैं। सर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है, रिजर्व्स के साथ साथ ही कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस P&L का बैलेंस है या कुछ है, उसका क्या करना है, वो भी घर पे जाने वाला है, वो पैसा भी घर जाएगा, उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सर EPF का थोड़ा सा चक्कर रहता है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड या प्रोविडेंट फंड, इसका क्या करना है। देखो ये जो वो फंड्स हैं जो एम्प्लॉइज के लिए बनाए जाते हैं, अब जब फर्म ही बंद हो गई तो एम्प्लॉइज को पैसा दो उनका, वो जाएंगे, तो EPF को क्या करना है, EPF इज ऑल्सो टू बी पेड। ठीक है। सिमिलरली अगर सर कोई बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ, क्या बैंक ओवरड्राफ्ट को हम क्या करेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट इज ऑल्सो टू बी पेड। जब फर्म बंद हो रही है तो बैंक ओवरड्राफ्ट का क्या करना है, पे होगा या नहीं होगा। उसके बाद इतना सारा काम कराने के लिए कुछ खर्चे आते हैं, जैसे एसेट कितने का बिकना है, लाइबिलिटी कितने में सेटल करनी है, ये सारा हिसाब किताब बनाने में बहुत सारे कॉस्ट आते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, उनको हम रियलाइजेशन या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो इनका भी आपको पेमेंट करना होता है, ये सब आप पे करते हो। तो बेसिकली जब भी कोई फर्म डिसॉल्व होगी तो उसमें इतना सारा काम होगा, तो सर ये सारा काम होगा कहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारा काम कहाँ पे होने वाला है। ये सारा काम करने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं, जिस अकाउंट का नाम होता है रियलाइजेशन अकाउंट। तो आप जो चीज़ सबसे पहले सीखने वाले हो इस पर्टिकुलर चैप्टर में वो है रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुमने ये सीख लिया, तुम्हारा काम हो गया मैक्सिमम। रियलाइजेशन के बाद हमें जो दूसरी चीज़ बनानी है वो क्या है हमारे पास, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट वैसे ही बनते हैं जैसे आप PSR में बनाते हो, जैसे आप एडमिशन में बनाते हो, जैसे आप रिटायरमेंट में बनाते हो, बिल्कुल सेम तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनते हैं। तीसरा क्या होता है सर, तीसरा होता है पार्टनर का लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर फर्म ने कोई लोन लिया है या लोन दिया है किसी पार्टनर को, तो पार्टनर का लोन एक अलग से लोन अकाउंट में लिखा जाएगा। चौथी चीज़ जो आपको आनी चाहिए इस चैप्टर में वो है बैंक अकाउंट। सर ये बैंक अकाउंट क्यों है, बैलेंस शीट क्यों नहीं है? बेटा जब फर्म ही बंद हो गई तो बैलेंस शीट तो बचा ही नहीं ना, तो हमारे पास क्या है लास्ट में, बस सेटलमेंट। सेटलमेंट कौन करेगा, बैंक करेगा, सब बैंक अकाउंट से होगा पैसे का लेन देन। तो चार चीज़ें यहाँ पे आपको सीखनी है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। ठीक है, आ गई बात समझ में, इतना डिटेल हो गया। आओ सर अब हमें जल्दी से रियलाइजेशन अकाउंट सिखा दो कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है और क्यों बनता है, क्या पर्पस है इसका, इसका नाम रियलाइजेशन ही क्यों है। बहुत सारी चीज़ें आती है ना माइंड में, तो क्या हो गया, तुम्हारी प्रॉब्लम्स और हमारे सॉल्यूशंस, यही तो कॉम्बिनेशन है जो बोर्ड्स में फुल लाने में मदद करेगा। आओ जी, रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट सबसे पहले एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। नॉमिनल नेचर का अकाउंट मतलब डेबिट में सभी एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट में सभी इनकम्स एंड गेन्स। दूसरी बात, जब भी फर्म डिसॉल्व होती है तो हर चीज़ रियलाइज होती है। रियलाइज का मतलब कैश में कन्वर्ट होती है। अगर कोई लाइबिलिटीज़ है पेमेंट होगा कैश में उसका, कैश या बैंक। कोई एसेट है बिकेगा, वो पैसा आएगा हमारे पास, पार्टनर लेके जाएगा तो पार्टनर से काट लेंगे। तो ये सब करने के लिए एक अकाउंट तो चाहिए ना, कहाँ पे लिखोगे इस सेटलमेंट को, उसके लिए जो अकाउंट बनता है उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, अब अगर एसेट बेचना है तो पहले इसमें एसेट होना चाहिए, लाइबिलिटी का पेमेंट करना है तो पहले इसमें लाइबिलिटी होनी चाहिए। तो वो कहाँ से आएंगे, उसको हम बैलेंस शीट में से ब्रॉट डाउन कर लेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, आप एज्यूम करो कि हमारा एक बैलेंस शीट होता है, हमारा एक बैलेंस शीट होता है। तो हमारा बैलेंस शीट दिखता कैसे है, हमारा बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से दिखता है। इधर सभी एसेट्स होते हैं, इधर सभी लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होते हैं। ऐसा ही होता है या नहीं होता है? अब कैपिटल का तो अपना घर है, ये कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, क्योंकि हम साथ साथ कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं, तो कैपिटल तो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। ये जो एसेट्स हैं
इन एसेट्स को आप ईदर इस साइड ब्रॉट डाउन करोगे रियलाइजेशन में, ठीक है। रियलाइजेशन में डेबिट साइड में आप एसेट्स को ब्रॉट डाउन करोगे, तो आप यहां पे लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां पे आप बैलेंस लिख लोगे। ये बैलेंस किस चीज का होगा? ये सभी एसेट्स का होगा, ऑल द एसेट्स, सभी एसेट्स यहां पे आने वाले हैं। और इन एसेट्स के लिए एक दो चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो आपको ध्यान से लिखनी है। सबसे पहला पॉइंटर, इंक्लूडिंग गुडविल। अभी तक जब आपको यहां गुडविल मिलता था तो उस गुडविल को आप राइट ऑफ कर देते थे। यहां ऐसा नहीं करना, गुडविल को भी बेचेंगे भाई, फर्म बंद हो रही है, पैसा कमाना है अब तो गुडविल को भी हम बेचेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, डेटर टू बी ब्रॉट डाउन एट ग्रॉस वैल्यू। ग्रॉस वैल्यू का मतलब होता है बिफोर प्रोविजन, बिफोर प्रोविजन। जैसे कई बार यहां पे लिखा होता है ना बैलेंस शीट में ऐसा लिखा होता है कि डेटर 1,10,000 माइनस प्रोविजन 10,000, तो डेटर 1,00,000, ऐसा लिखा होता है ना। तो आपको जो यहाँ पे डेटर ब्रॉट डाउन करना है वो इस वैल्यू पे करना है, 1,10,000 पे, प्रोविजन से पहली वाली वैल्यू पे, ये याद रखना। प्रोविजन इधर आएगा लाइबिलिटी में, ठीक है। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है, राइट। तो क्या क्या आ गया? सभी एसेट्स आ गए, डेटर्स ब्रॉट डाउन होंगे ग्रॉस वैल्यू पे। उसके अलावा एक बात का याद रखना, अगर कोई P&L है, कोई एडवर्टीजमेंट यानी कोई फिक्टिशियस एसेट है, तो उसको राइट ऑफ करना है, वो यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे वो एसेट्स आने वाले हैं जिनका पैसा मिलना है, जो बिकेंगे, ठीक है। अब इधर आती हैं सारी लाइबिलिटीज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहां पे किस चीज का बैलेंस आने वाला है? ऑल लाइबिलिटीज। हम बेसिकली बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं लिखते हैं, हम लोग लिख देते हैं बाय क्रेडिटर, बाय BP, बाय बैंक लोन, वो सब इधर आ जाते हैं, ठीक है। सभी लाइबिलिटीज यहाँ पे आ जाएंगी। इसके अंदर कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिसका ध्यान रखना है, वो क्या है? इंक्लूडिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इधर आएगा। नंबर 2, इंक्लूडिंग EPF, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। नंबर 3, इंक्लूडिंग बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट इधर आएगा। नंबर 4, वो IFR के ऊपर है, IFR के बारे में हम अभी नीचे बात करने वाले हैं, ठीक है। IFR क्या होता है उन सब के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, जब भी हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। अब सर अगर इनकी जर्नल एंट्री करने को आ जाए तो साथ साथ जर्नल एंट्री भी सिखा दो। आ जाओ, आपको साथ साथ जर्नल भी सिखा देता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आप साथ साथ कर लोगे तो बहुत ही अच्छा है। रियलाइजेशन के डेबिट में सारे एसेट्स आ गए या नहीं आ गए? रियलाइजेशन के डेबिट में सभी एसेट्स आ गए, तो फर्स्ट एंट्री क्या बनती है हमारे पास? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, सभी एसेट्स आ जाएंगे। ये पहली एंट्री जिसकी आप नरेशन लिख दोगे, फॉर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। आ गए। रियलाइजेशन के क्रेडिट में सभी लाइबिलिटीज आ गई, क्रेडिट में सभी लाइबिलिटीज आ गई, तो एंट्री बन जाएगी टू रियलाइजेशन। देखो रियलाइजेशन को मैं क्रेडिट कर रहा हूं, और क्या आया है यहां पे? सभी लाइबिलिटीज। तो हम लोग बोलेंगे लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये हो गई हमारी सभी लाइबिलिटीज। परफेक्ट हो गया, ये काम डन हो गया। आपने सभी एसेट्स देख लिया, आपने सभी लाइबिलिटीज देख ली। अब क्या होता है? अब हमारा सेकंड स्टेप ऑफ द क्वेश्चन शुरू हो रहा है। फर्स्ट स्टेप हो गया, इतना काम इजी होता है, बैलेंस शीट से देख के उतारना है बस, ये हो गया एक बार। अब तुम्हें क्या करना है? यहां से हमारा दूसरा पार्ट शुरू। ये जो एसेट्स हैं, ये जो हमने सभी एसेट्स लिखे हैं, ये बिकेंगे, बिकेंगे तो पैसा आएगा। ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, तो क्रेडिट साइड में बिकेंगे। अब ये जो एसेट्स हैं, ये जितने भी एसेट्स हैं सब इधर बिकेंगे। तो अगर एसेट नॉर्मली बिका या लिखा हुआ है एसेट्स रियलाइज्ड इतना, एसेट्स आर सोल्ड एट इतना, कैश रियलाइज फ्रॉम एसेट्स इतना, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? सिंपली बाय बैंक, बाय बैंक अकाउंट। ये क्या है? एसेट्स सोल्ड। इधर आपने लिख दिया बाय बैंक, ये आपके एसेट्स बिक गए। सेकेंडली,
कई बार ऐसा होता है कि हमारी सपोज फर्नीचर का बिजनेस था, ये फर्म फर्नीचर की थी और 3 पार्टनर्स थे, चिंटू, चिंटी, बंटी। बंटी कह रहा है यार एक बेड ना मुझे अपने घर के लिए चाहिए, तो क्या मैं घर ले जाऊं? फर्म बोलेगी ले जा यार, हमें बाहर वाले को भी बेचनी है, तू दे दे हमें इतना पैसा, हमें तो पैसे से मतलब है। तो बंटी अगर घर लेके जाएगा तो यहाँ पे बैंक ना लिख के बंटी का नाम लिख देंगे कि बंटी का जब भी फाइनल सेटलमेंट करेंगे ना तो उसमें से बेड का पैसा काट लेंगे कि भाई देख तेरे 50,000 देने थे, 20,000 का बेड था, ये 30 ले जा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कब आता है? इफ एसेट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर, इफ एसेट इज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। अगर एक पार्टनर एसेट ले जाता है तो यहाँ पे ये सिचुएशन बन जाती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफ एसेट इज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। डन, सॉर्टेड। तो यहाँ पे 2 ही चीजें होती हैं, या तो एसेट्स नॉर्मली बिकेगा, किसी को बाहर वाले को बेचा जाएगा, या फिर कोई पार्टनर ले जाएगा। ठीक है, इसकी एंट्री बता दो सर। अब देखो पहले वाले स्टेप की मैंने व्हाइट से कर दी, दूसरे वाले स्टेप की मैं येलो से कर रहा हूं। अगर एसेट नॉर्मली बिका, रियलाइजेशन के क्रेडिट में आया है ना, तो हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और वैसे भी तुम देखो जब बैंक में पैसा आता है तो एसेट है, डेबिट होगा ना बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के क्रेडिट में आ गया। आ गया नहीं आ गया? और अगर कोई पार्टनर ले गया, यहाँ पे आप नॉर्मली लिख सकते हो बीइंग एसेट सोल्ड, और अगर कोई पार्टनर ले गया तो उसका नाम लिख दो बैंक की जगह, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये इधर आ गया। बात समझ आई या नहीं आई? बहुत सिंपल है, जितने भी एसेट्स है वो हम बेच रहे हैं, किसी इंडिविजुअल को बेचे, आउटसाइडर को बेचे तो बैंक का नाम आएगा, पार्टनर ले गया तो पार्टनर का नाम आ जाएगा। डन है। अब क्या करना है सर, नेक्स्ट स्टेप, एसेट्स का काम हो गया, इन लाइबिलिटीज का पेमेंट करना है, लाइबिलिटीज का पेमेंट करना है। सर लाइबिलिटीज का पेमेंट डेबिट से होगा, यस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो अगर सिंपली आपने पे करा तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, भाई हमने कोई भी लाइबिलिटी पे करी तो बैंक से पैसा कटेगा। ये क्या है, लाइबिलिटीज पेड। और सर अगर वो लाइबिलिटी किसी पार्टनर ने पे कर दी, ऐसा कब होता है? यूजुअली ऐसा होता है कि पार्टनर ने अपनी जेब से पे कर दी तो फर्म उसको बाद में पैसा दे देगी, फर्म बोलेगी ठीक है आपने दे दिया ना, हमारे से पैसा ले लेना। तब क्या होने वाला है, तब हम लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये क्या है, इफ लाइबिलिटी इज पेड बाय अ पार्टनर। आता है ना हमें समझ में बड़ा आसानी से, क्लियर है जी। लाइबिलिटी अगर फर्म ने पे करी है तो टू बैंक, किसी पार्टनर ने पे करी तो पार्टनर का नाम लिख दो। सर इनकी जर्नल एंट्री बता दो, आइए जी। अब देखो अगर फर्म ने पे करी तो रियलाइजेशन के डेबिट में पे करी ना, तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ पे नरेशन क्या बन जाएगी, बीइंग लाइबिलिटी पेड। और अगर किसी पार्टनर ने पे कर दी तो भी रियलाइजेशन के डेबिट से ही होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि उसको बाद में कंपनसेट करा जाता है तो उसके क्रेडिट में आ जाता है। ठीक है, सॉर्टेड। देखो जर्नल एंट्रीज भी आपकी साथ साथ चल रही हैं और रियलाइजेशन अकाउंट तो चल ही रहा है साथ साथ। दिस इज द बेस्ट वे टू स्टडी डिसोल्यूशन। नंबर कट ही नहीं सकते, इसी तरीके से पढ़ना होता है डिसोल्यूशन। हम लोग इसको वैसे ही कॉम्प्लिकेट करते हैं जबकि ये बहुत सिंपल सा चैप्टर है। ठीक है जी, ये भी हो गया सर। अब क्या करना है, इसके बाद हमारे पास क्या एडजस्टमेंट आ सकती है? इसके बाद बेटा हमारे पास एक दो छोटी मोटी एडजस्टमेंट आ सकती हैं, जैसे कई बार रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस होते हैं या किसी पार्टनर को हमने कमीशन दी होती है ये सारा काम करवाने के लिए। तो अगर पार्टनर को कोई कमीशन दी गई है, इन केस सपोज किसी पार्टनर को कोई कमीशन दी गई है, तो उसका एंट्री हमारे पास तीसरा होता है, इसको हम लिखते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफ एनी कमीशन इज पेड टू पार्टनर। अगर कोई कमीशन है जो पार्टनर को दी गई है तो इसको हम लिख देते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
और अगर कोई रिलेशन एक्सपेंसेस हैं, सिंपली रिलेशन एक्सपेंसेस जो आए हैं वो भी डेबिट से ही पे होंगे, उसको हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, जो फर्म ने पे करे, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, अब इनकी जर्नल एंट्री देख लो, बहुत सिंपल। अगर पार्टनर को कमीशन दी तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर सिंपली रिलेशन एक्सपेंसेस की एंट्री है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। सर ये एक्सपेंसेस किस चीज़ के होते हैं? यही सब, वैल्यू लगवाना, डेटर से पैसा निकलवाना, बहुत सारे इस तरीके के खर्चे होते हैं, ये सब इसमें आते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, आप सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है जी, परफेक्ट है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरीके से हमारे पास ये चीज़ें तैयार हो जाती हैं। ओके, तो ये हमारे पास टोटल जो अकाउंट बन गया वो 2-3 स्टेप्स में बन गया। अब क्या करना है आपको? अब सिंपली प्रॉफिट या लॉस निकालना है। सर प्रॉफिट या लॉस कैसे निकलेगा? प्रॉफिट या लॉस के लिए आपको बस इस साइड का टोटल करना है, क्रेडिट साइड का, इधर का टोटल करो, उसमें से ये सब माइनस कर दो, डेबिट वाली चीज़ें। डेबिट वाली चीज़ें माइनस करोगे तो बैलेंस अगर डेबिट में आया तो उसको हम क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट। प्रॉफिट आ गया और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए, बी और सी में। अगर 3 पार्टनर्स हैं तो उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस चैप्टर में कोई बहुत सारी रेशोज नहीं होती, कोई ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, गेनिंग, सेक्रीफाइसिंग नहीं होता, एक ही रेशो होता है, उसी में बटेगा। ठीक है, और क्रेडिट में क्या आएगा हमारे पास? क्रेडिट में अगर आया बैलेंस तो उसको हम बोल देंगे बाय लॉस। ये भी ट्रांसफर टू ए, बी, सी, इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सिंपल, एक ही रेशो होती है। तो प्रॉफिट या लॉस के लिए क्या एंट्री बनी हमारे पास? आइए सर, 9th, अगर प्रॉफिट हुआ तो रियलाइजेशन के डेबिट में आ रहा है, आप शुरू से जानते हो, P&L में भी प्रॉफिट डेबिट में, ट्रेडिंग में भी प्रॉफिट डेबिट में, रीवैल्यूएशन में भी प्रॉफिट डेबिट में। प्रॉफिट हमेशा डेबिट में ही आता है, पूरे जीवन भर तुम अकाउंट्स बनाओगे डेबिट में ही प्रॉफिट आएगा। तो क्या एंट्री बनती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड इन केस इफ इट इज लॉस, अगर लॉस होता है तो रियलाइजेशन क्रेडिट होता है। तो वहां क्या एंट्री बनती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये हमारे पास क्रेडिट में आ जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है जी, सॉर्टेड। तो गाइज इस तरीके से हमारे पास पूरा रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। एक जगह करने की कोशिश करता हूँ, एंट्री तो नहीं आ पाएंगी सारी, बट आप स्क्रीनशॉट जरूर ले सकते हो। पूरा रियलाइजेशन अकाउंट ऐसे बनता है और रियलाइजेशन अकाउंट का ये फॉर्मेट होता है। आई होप दिस फॉर्मेट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, और इसकी मदद से आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो। सॉर्ट हो गया। अब बिफोर डूइंग क्वेश्चंस हमारे पास कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स और आते हैं जो आपको इस चैप्टर में आने चाहिए, उनकी बात करते हैं और आपके बेसिक्स पूरे हो जाएंगे, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ मूव कर पाएंगे। तो ये सॉर्ट है। अब हम क्या हेडिंग डालने वाले हैं? अब हम हेडिंग डालने वाले हैं सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इस पर्टिकुलर चैप्टर में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होता है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आप जानते हो, एक ऐसा रिजर्व होता है जो फर्म बनाती है वर्कर्स को कंपनसेट करने के लिए, इसीलिए इसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो अगर मेरे वर्कर्स को पैसों की ज़रूरत है, वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं या वो पैसा मांग रहे हैं, तो फर्म एकदम से कहाँ से लाएगी पैसा? तो वर्कर्स को कंपनसेट करने के लिए जो पैसा जोड़ के रखती है फर्म, उसको हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बोलते हैं। अब हुआ क्या सर, अब तो फर्म डिसॉल्व हो रही है, फर्म बंद हो रही है, तो अब क्या होगा उस रिजर्व का? तो देखो क्या होता है इस केस में, हमारे पास
यूजुअली जब हम रिजर्व्स की एंट्री करते हैं, जब कोई भी रिजर्व होता है, जब हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो सीधा पार्टनर्स कैपिटल में जाता है, वो रियलाइजेशन में नहीं जाता। यानी जो यूजुअली रिजर्व्स की एंट्री होती है वो होती है रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमारे पास सीधी सीधी एंट्री होती है और ये सभी चैप्टर्स में चलती है। चेंज इन पीएसआर से लेके पूरी पार्टनरशिप में यही एंट्री होती है, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉस होता है, अगर कोई लॉस है या एसेट्स में आपको कोई इस तरीके की चीज़ दिखाई दे रही है, नेगेटिव बैलेंस दिखाई दे रहा है P&L का, तो वहाँ क्या एंट्री होती है? वहाँ एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L का डेबिट बैलेंस, है ना, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, या अगर कुछ भी फिक्टिशियस एसेट्स के नाम से लिखा हो या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से लिखा हो तो ऐसा वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाता। तो अब WCR एक स्पेशल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक स्पेशल रिजर्व है। तो इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, कैसे होता है, वो हम अब समझने वाले हैं। तो जब मैं WCR की बात करूंगा, WCR में आपको देखना है कितने केसेस बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल एज्यूम कर लो कि A और B दो पार्टनर हैं जो इक्वल पार्टनर्स हैं, 1:1 बराबर बराबर पार्टनर्स हैं, और इन्होंने WCR बनाया हुआ था 90,000 रुपीज़ का, 90,000 रुपए का एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन्होंने बनाया हुआ था। सपोज फर्स्ट केस आता है यहाँ से, सपोज केस 1 आता है कि क्लेम जो है वो 0 है, कोई क्लेम नहीं है या कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तब भी हम क्लेम 0 मानते हैं। क्लेम 0 है, वर्कर कुछ मांग ही नहीं रहा। उस केस में सर क्या होगा? अगर क्लेम 0 है, वर्कर कुछ मांग ही नहीं रहा है, तो उस सिनेरियो में हम लोग कंसिडर करते हैं कि WCR टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। सिंपली हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री बनेगी WCR डेबिट टू A एंड टू B, टू A इज कैपिटल टू B इज कैपिटल। 90,000 रुपये, रेशियो एक ही है, 45 सिंपली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास सिंपली एंट्री बनती है। केस 2 पे चलते हैं। केस 2, क्लेम इज इक्वल टू 30,000। सपोज इस बार वर्कर ने क्लेम मांग लिया 30,000 रुपए का। अब सोचो, वर्कर ने अगर क्लेम मांग लिया 30,000 रुपए का, फर्म की लाइबिलिटी हो गई, वर्कर को देने हैं 30,000, लाइबिलिटी हो गई। तो नॉर्मल लाइबिलिटी कहाँ पे आती है? रिवैल्यूएशन में कौन सी साइड पे आती है? आपको पता ना, रिवर्स। अगर ये बैलेंस शीट है, सपोज इमेजिन करो ये बैलेंस शीट है, तो इधर लाइबिलिटी होता है, इधर एसेट होता है। एसेट इधर ब्रॉट डाउन होते हैं, लाइबिलिटी इधर। तो रिवैल्यूएशन के इस साइड, ये कौन सा साइड है? रिवैल्यूएशन कह रहा हूँ, रियलाइजेशन के इस साइड, ये कौन सा साइड है? क्रेडिट साइड। तो क्या होने वाला है? ये जो क्लेम है ये लाइबिलिटी की तरह ब्रॉट डाउन होगा, फिर इसका पेमेंट होगा। जैसे हम बोलेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को कम करो और इसमें से 30,000 रुपये रियलाइजेशन में डालो। तो WCR डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 30,000, जितना क्लेम है ये याद रखना, जितना क्लेम है ये ब्रॉट डाउन करो, फिर इसका पेमेंट करो। पेमेंट कहाँ से होता है? लाइबिलिटी का डेबिट से। फर्म बंद हो रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट हो गया 30। अब कितना बच गया? 90 में से 30 पे हो गया तो आपके पास बच गया 60। उस 60 का क्या करना है? वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंट्री बनेगी WCR डेबिट टू A टू B 60,000। एक ही रेशो होता है चैप्टर में, 30, ये घर ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप चाहो तो ये और ये दो एंट्री कंबाइन कर सकते हो। WCR डेबिट 90 टू रियलाइजेशन 30 टू AB 30, ऐसा बन सकता है। ये एंट्री ये अलग से करनी पड़ेगी। इफ़ यू वांट अलग करोगे तो भी चलेगा। अच्छा जी, डन। केस 2 डन। चलता हूं मैं केस 3 पे। केस 3 है, क्लेम आ गया पूरा 90, क्लेम ही 90 आ गया। रिजर्व जितना था उतना ही क्लेम है, 90 का ही रिजर्व था, 90 का ही क्लेम है। अब हम क्या कर सकते हैं? अब सोचो, 90,000 रुपये मेरे पास रिजर्व में थे और वर्कर ने मेरे से 90 मांग लिए। पार्टनर के लिए तो कुछ नहीं बचा, पार्टनर तो क्या लेके जाएगा घर? कुछ है ही नहीं। 90 बनाए थे, 90 का ही क्लेम हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? इसको सिंपली लाइबिलिटी की तरह पहले तो ब्रॉट डाउन करेंगे। WCR डेबिट
ये WCR को प्लीज फुल फॉर्म्स यूज करना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू रियलाइजेशन पूरा 90,000 इसको तो इधर ले आओ, और फिर जब पे करोगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, दिस इज ऑल्सो 90-90। सिंपली पहले आप रियलाइजेशन में ब्रॉट डाउन कर लो और फिर रियलाइजेशन से ही आप इसका पेमेंट कर दो 90-90, दिस इज डन। अब क्या करना है सर, केस नंबर 4 पे चलते हैं। सर यहाँ पे पार्टनर्स के लिए कुछ नहीं आया भाई, बचा कहाँ, 90 का रिजर्व था, 90 क्लेम हो गया। अब मैं बोलता हूँ कि लेट सपोज जो क्लेम है वो क्लेम आ गया 120, वर्कर ने 120 मांग लिया, आपके पास रिजर्व में सिर्फ 90 है, बचा हुआ ऊपर का कौन देगा, पार्टनर ही देगा। तो पार्टनर यहाँ पे आपको कुछ अलग से कोई नया अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है या कोई रिवैल्यूएशन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अपने आप रियलाइजेशन से एडजस्ट हो जाएगा। सर कैसे एडजस्ट होता है, मैं सिखाता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो जितना आपका रिजर्व में है ना वो ट्रांसफर कर लो। वो ट्रांसफर कैसे होगा, एंट्री बनेगी WCR डेबिट टू रियलाइजेशन। ये केस सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको सावधान इंडिया सवाल लिखना और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। टू रियलाइजेशन आपके पास 90 था, आप 90 ले आओ, WCR डेबिट टू रियलाइजेशन 90-90, ठीक है। उसके बाद अब जब आप पे करोगे तो आप 90 नहीं पे करोगे, पेमेंट करना है 120, वर्कर मांग रहा है 120, तो आप पे करोगे 120। रियलाइजेशन डेबिट टू टू बैंक 120। सर ये तो गड़बड़ हो गई, हमें कुछ थोड़ा कम समझ में आया। देखो बेटा, जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे ना, जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो पहले आप इधर 90 ब्रॉट डाउन करोगे बाय WCR, ये 90 आ गया है ना। अब जब पे करोगे तो इधर से पे करोगे, तो यहाँ पे लिखोगे टू बैंक 120, और भी बहुत सारे आइटम्स होंगी जो इधर होंगी, लेकिन जब अगर मैं सिर्फ इसको देखूं तो लास्ट में बैलेंस इधर ही बचेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉस। बचेगा या नहीं बचेगा 30,000 का, और ये किस में बटेगा 30,000, अपने आप ABC के डेबिट में चला जाएगा या नहीं चला जाएगा, और ए और बी के डेबिट में जाने का मतलब है कि आपने उनसे पैसा काट लिया। सॉर्टेड है, समझ आया। तो आपको यहाँ पे अलग से कुछ नहीं करना पड़ता, आपको बस सिंपली क्या करना है, ब्रॉट डाउन करो और पे कर दो। पार्टनर से अलग से कुछ लेने की मंगाने की जरूरत आपको नहीं है। डन। एक केस और होता है इसके अंदर, लास्ट केस। आप सबसे पहले ये आ गया आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ केस, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपका फर्स्ट केस है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्या हो गया, अब हमारे पास आता है केस नंबर 5। केस नंबर 5 होता है, इफ देयर इज नो WCR एंड क्लेम इज इक्वल टू 50,000। अगर रिजर्व हो ही ना और क्लेम हो 10,000, 20,000, 50,000 का, फिर क्या करेंगे। अगर WCR हो ही ना, सिर्फ क्लेम हो, तो आप सिंपली क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, सिंपली आप पे कर दोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और पूरा 50,000 रुपए आप पे कर दो, पूरा 50,000 आप पे कर दोगे, ठीक है। एक चीज और याद रखना बेटा जी, इस पूरे चैप्टर में कई बार ऐसा लिखा होगा कि क्रेडिटर्स हैव टेकन लैंड एंड बिल्डिंग इन फुल सेटलमेंट। क्रेडिटर ने लैंड एंड बिल्डिंग ले ली फुल सेटलमेंट में, यानी लाइबिलिटी का पेमेंट एक एसेट दे के हो गया। या ऐसा लिखा होगा कि हमने बिल पेबल की जगह फर्नीचर दे दिया उसको, बिल पेबल हमने फर्नीचर के साथ सेटल कर दिया। तो कभी भी लाइबिलिटी की जगह एसेट से सेटलमेंट हुआ हो, यानी कैश ना देके एसेट दे दिया गया हो, एक लाइबिलिटी की जगह एसेट चला गया, तो उस सिनेरियो में आपको याद रखना है कि वहां पे आप कोई भी एंट्री पास नहीं करोगे। लाइबिलिटी के बदले में अगर एसेट गया है तो देयर विल बी नो एंट्री, कोई भी एंट्री पास नहीं होगी वहां पर, ठीक है। तो ये चीज चाहे आप लिख भी लो, मैं लिखवा देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और क्या होने वाला है हमारे पास यहाँ पे, इसको लिखो, इफ एनी एसेट is given
फॉर सेटलमेंट ऑफ एनी लाइबिलिटी देयर विल बी नो एंट्री। अगर कोई भी एसेट दिया गया है किसी लाइबिलिटी के बदले में तो हम वहां पे कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। इफ एनी एसेट इज गिवन फॉर सेटलमेंट ऑफ एनी लाइबिलिटी देयर विल बी नो एंट्री। ओके, डन सर। अब आपको समझना है ट्रीटमेंट ऑफ IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। द ट्रीटमेंट ऑफ IFR दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होता है? इसके बेटा जी दो केसेस हैं जो आपको समझने हैं। इफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट गिवन इन एसेट्स, इफ इन्वेस्टमेंट इज गिवन इन एसेट्स, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है एसेट्स में, अगर इन्वेस्टमेंट दिया है एसेट्स में, तो अगर इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है एसेट्स में, इफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट गिवन इन एसेट्स, एसेट्स में इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, तो आप क्या करोगे? सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। सिंपली डिस्ट्रीब्यूट IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे जैसे कोई भी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हम लिखेंगे IFR डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल। ठीक है, और अगर इन्वेस्टमेंट दिया है एसेट्स में, यानी एसेट्स में इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे? इसको ब्रॉट डाउन करोगे, ब्रॉट डाउन IFR इनटू रियलाइजेशन। आप एक नॉर्मल लाइबिलिटी की तरह इसको ब्रॉट डाउन कर दोगे, इसका पेमेंट कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये ब्रॉट डाउन हो जाएगा। IFR डेबिट टू रियलाइजेशन, बस। अल्टीमेटली जाएगा ये भी पार्टनर्स कैपिटल में ही, लेकिन वो प्रॉफिट्स के साथ जाएगा। ये है। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो सिंपली पहले ही बांट दो, इन्वेस्टमेंट है तो रियलाइजेशन में लेके आना है। ओके सर। नाउ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, थर्ड एंड द लास्ट टॉपिक जो आपको समझना है। उसके बाद रियलाइजेशन में या पूरे चैप्टर में ही डिसोल्यूशन में मेरे पास आपको समझाने के लिए कुछ नहीं है, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस के साथ साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कॉन्सेप्ट कोई नहीं बचेगा, सारे कॉन्सेप्ट्स वन शॉट मैंने आज की वीडियो में आपको समझा दिए, मजेदार। ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में आपको समझना है सबसे पहले खर्चा है किसका, उसको हम बोलते हैं बॉन्ड बाय। अगर खर्चा बॉन्ड बाय फर्म है तो क्या होगा? खर्चा बॉन्ड बाय पार्टनर है तो क्या होगा? बॉन्ड बाय का मतलब खर्चा है किसका। इफ द खर्चा इज बॉन्ड बाय पार्टनर और द खर्चा इज बॉन्ड बाय फर्म। खर्चा बॉन्ड बाय फर्म है, अब पे किसने करा है? पेड बाय फर्म ने करा या पार्टनर ने करा? कई बार ऐसा होता है ना, खर्चा किसी का पे किसी ने कर दिया। तो अगर फर्म का खर्चा है बच्चे और फर्म ने ही पे करा है, बॉन्ड बाय भी फर्म है, पेड बाय भी फर्म है, फर्म का खर्चा फर्म ही पे कर रही है, तो सिंपल है, फर्म का खर्चा रियलाइजेशन के डेबिट में आएगा। ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। फर्म ने पे करा तो फर्म के बैंक से पैसा कट गया, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो क्या एंट्री बनती है? एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन अगर फर्म का खर्चा पार्टनर ने पे कर दिया तो फर्म का खर्चा आएगा तो रियलाइजेशन के डेबिट में ही। कोई भी खर्चा हो, पे हो या ना हो, आना तो डेबिट में ही है। टू, फर्म अगर पे करती तो बैंक से पैसा कटता, टू बैंक आता। पार्टनर ने पे करा तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर ने पे कर दिया तो हम लिख देते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझे? अगर खर्चा पार्टनर का है, बॉन्ड बाय पार्टनर, पे कौन कर रहा है? खर्चा तो पार्टनर का है, पे किसने करा? अगर सपोज फर्म ने पे कर दिया, खर्चा पार्टनर का है और
पे कर दिया फर्म ने, सर फर्म ने पे कर दिया तो फर्म का बैंक बैलेंस कम हो गया, तो क्रेडिट तो टू बैंक हो जाएगा क्योंकि फर्म का बैंक बैलेंस कम हो गया ना। खर्चा पार्टनर का था तो पार्टनर से काट लेंगे हम कैपिटल में से, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, ये हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, करेक्ट है। और अगर पार्टनर का खर्चा पार्टनर ने ही पे करा, सर खर्चा भी पार्टनर का था, पे भी पार्टनर नहीं करा, एक्सपेंसेस आर बॉर्न बाय पार्टनर एंड आल्सो पेड बाय पार्टनर, था भी पार्टनर का, पे भी पार्टनर नहीं करा, अब क्या करेंगे? इस केस में कोई एंट्री नहीं होगी। भाई फर्म को क्या लेना है? पार्टनर का कोई पर्सनल खर्चा होगा, उसने खुद पे कर दिया, तो फर्म को उससे क्या मतलब है? ये चार्ट अगर तुमने समझ लिया तो समझो तुम्हारा काम हो गया, परफेक्ट हो जाओगे एकदम इस काम में, तो मज़ा आ जाएगा तुम्हें इस चीज़ में। तो ये है गाइस हमारे पास वो चार्ट जिसकी मदद से आप सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ सकते हो वन शॉट में, और डिसोल्यूशन के सारे बेसिक्स आपके यहाँ पे कवर हो जाते हैं, ऑल द बेसिक्स अंडर वन शॉट। आई होप आप लोगों को डिसोल्यूशन के सभी बेसिक्स समझ आए होंगे आज की इस क्लास में। एक क्लास हम और रख लेंगे जिसमें मैं आपको थोड़ी सी और चीज़ें बता दूंगा। जर्नल एंट्रीज भी मैंने आपको साथ साथ लिखवा दी, इसकी ये हो जाएंगी एक्सपेंसेस की, IFR की ये एंट्रीज हो जाएंगी, इसके अलावा हमारे पास WCR की ये एंट्रीज हो जाएंगी। लास्ट में हमारे पास फाइनल सेटलमेंट की एंट्रीज होती हैं, फॉर फाइनल सेटलमेंट, बिल्कुल लास्ट में हम फाइनल सेटलमेंट करते हैं। सर फाइनल सेटलमेंट क्या होता है? फाइनल सेटलमेंट होता है कि जब भाई फर्म बंद हो गई तो आप कैपिटल अकाउंट बनाते हो, है ना। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, लास्ट में फर्म बंद हो रही है तो पैसा या पार्टनर लेके जाता है या लेके आता है। सर लाता क्यों है? कई बार लाइबिलिटीज ज़्यादा होती हैं तो घर से पैसा लाना पड़ता है, एसेट ज़्यादा होंगे तो पैसा घर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिंपली फाइनल सेटलमेंट के लिए अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, अगर पार्टनर का बैलेंस बचा, सर पता कैसे चलता है? आओ मैं तुम्हें वो भी सिखा देता हूँ। देखो सपोज ये कैपिटल अकाउंट है, A B, यहाँ पे हम इनके ओपनिंग बैलेंसेस लिखते हैं एज ऑलवेज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आ गया ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। फिर अगर रिजर्व्स थे तो वो आ गए इनके रिजर्व्स। कोई इसका फिक्टिशियस एसेट था या कोई ऐसी चीज़ थी जो राइट ऑफ होनी थी, वो राइट ऑफ होने वाली चीज़ इधर आ गई। टू फॉर एग्जाम्पल फिक्टिशियस एसेट्स थे, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस वगैरह थे, वो आ गए। अब क्या हुआ, रियलाइजेशन का प्रॉफिट भी आ गया, बाय रियलाइजेशन ये प्रॉफिट आ गया। अब क्या करते हो, सिंपली ए बोलेगा भाई एक तो मेरा कैपिटल का पैसा, मेरा रिजर्व का पैसा और जो एसेट्स बेच के पैसा आया ये, इसमें से ये सब मेरे खर्चे वर्चे माइनस करो, जो बचा मुझे पे करो। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, टू बैंक। अब बैलेंस नहीं लिखा जाता बच्चे, क्यों? क्योंकि फर्म बंद हो रही है तो बैलेंस कैसा, जब फर्म ही बंद हो गई फिर कैसा बैलेंस? तो ए का पेमेंट हुआ या नहीं हुआ? देखो यहाँ से टू बैंक हुआ ना, तो इस ए के पेमेंट के लिए यहाँ पे हम एंट्री करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ए डेबिट हुआ ना यहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ऐसे ही यहाँ पे बी का भी हो जाता है, यही सब, ये प्लस करके ये माइनस करो, ये बैलेंस आएगा, बैलेंस को बैलेंस ना लिख के बैंक लिखोगे, हो गया। कई बार ऐसा होगा कि रिलेशन का लॉस आ जाएगा, तो रिलेशन इधर ना आके इधर आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा टू रियलाइजेशन। इधर आया तो कई बार बैलेंस इधर आ जाता है कि पैसा घर से लेके आओ भैया, लॉस आ गया, लाइबिलिटी कैसे पे करेंगे, घर से पैसा लाओ। तो जब घर से पैसा लाना होगा फिर एंट्री बनेगी बैंक डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो इधर आ जाएगा, सॉर्टेड, परफेक्ट हो गया। तो इस तरीके से डिसोल्यूशन में सभी एंट्रीज होती हैं, इस तरीके से डिसोल्यूशन में सारी चीज़ें होती हैं और इसी तरीके से डिसोल्यूशन का काम होता है। आई होप आप लोग को डिसोल्यूशन के सभी बेसिक्स वन शॉट क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। आई होप आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, इसी तरीके से मन लगा के पढ़ते रहो और बस फोड़ दो बोर्ड्स में। थैंक यू सो मच।